हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है गेट 2022 गेट 2022। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आईआईटी खड़गपुर इस बार गेट 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और उसने ऑलरेडी जो इस एग्ज़ाम का इंफॉर्मेशन ब्रोचर है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाना चाहूँगा वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है gate.iitkgp, जो कि खड़गपुर का शॉर्ट फॉर्म है .ac.in। ये इसकी गेट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप क्लिक करें तो आपका ये लैंडिंग पेज आएगा जहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब इसी एग्ज़ाम के बारे में और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्म कब आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सिलेबस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस में कितनी नेगेटिव मार्किंग है, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। उससे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेट के लिए, गेट बीटी और गेट एक्सेल दोनों के लिए ही हम एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं, एक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं जो कि 16th ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएंगी, 16th अगस्त से शुरू होंगी। तो आप में से जो स्टूडेंट्स भी उसमें इनरोल करने के लिए विलिंग हैं तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा कर के मैसेज कर सकते हैं या हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वापस इस गेट के जो वीडियो हम बना रहे हैं उस पर पहुँचते हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहला बटन जो आपको दिख रहा है वो होम है। उसके बाद गेट 2022 पेपर्स, इसमें आपको जितने भी पेपर्स में गेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे इसका जितने भी पुराने गेट के लिए क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो आपको इस लिंक से यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हो गया एग्ज़ाम सिटीज़, कहाँ कहाँ पे गेट का एग्ज़ाम हो रहा है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, फिर एफएक्यूज़ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और फाइनली कॉन्टैक्ट अस का टैब यहाँ पे अवेलेबल है। तो खैर जैसा मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और वो किस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर खुल जाएगा। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अब मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपका डाउनलोड कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं स्क्रीन पे अपने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मेंशन्ड है और ये गेट 2022 के लिए है। कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, तो आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे मेंशन्ड है, कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो अब आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए हाइलाइट्स ऑफ गेट 2022। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि वो गेट का एग्ज़ाम किस किस दिन होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटरडे 5th को आपका यहाँ पे गेट का एग्ज़ाम होगा, 6th को, 12th को, 13th को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अ, 4 डेट्स गिवन है। 4 डेट्स के अंदर आपका ये गेट का एग्ज़ाम हो सकता है, 5th को, 6th को, 12th को और 13th को। और ये सारी की सारी डेट्स जो हैं वो फेब की हैं, फरवरी में ये सारी की सारी डेट्स हैं। तो इन दिनों में आपका गेट का एग्ज़ाम होगा। दूसरी चीज़ एक और, यहाँ पे 2 सैटरडेज़ हैं और 2 संडेज़ हैं। 5th को सैटरडे पड़ रहा है, 6th को संडे पड़ रहा है, अगेन 12th को सैटरडे और 13th को संडे पड़ रहा है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि ये एग्ज़ाम किस दिन होगा। दूसरी चीज़, ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। इसके अलावा 2 नए सब्जेक्ट्स इसमें जोड़े गए हैं गेट के एग्ज़ाम में, वो है जियोमैटिक इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं तो वो भी इस बार गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो है अबाउट द सब्जेक्ट पेपर्स, कितने पेपर्स इस बार गेट के अंदर हो रहे हैं इन दोनों को जोड़ करके, तो वो जो नंबर है दैट इज़ 29। 29 सब्जेक्ट्स में इस बार गेट का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से या किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट के एग्ज़ाम में।
तो वो है MCQ टाइप। पहला जो टाइप आता है वो है मल्टीपल चॉइस। दूसरा है MSQ टाइप यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। और तीसरा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस या NAT टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक। अभी इनके बारे में और डिस्कशन भी होगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इसमें MCQ का मतलब क्या होता है या MSQ का मतलब क्या होता है और NAT का मतलब क्या है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, एक इंडिविजुअल केवल दो पेपर्स में ही अपीयर कर सकता है। वन, एक में तो कर ही सकता है, उसके साथ साथ अगर वो चाहे तो दो पेपर्स में अपीयर कर सकता है मैक्स टू मैक्स। तो ये किस तरीके से हो सकता है या कौन कौन से दो पेपर्स में अपीयर कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पिछली बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को। इस बार गेट ने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से पहले से ही बता रखा है। नेक्स्ट, कोई एज लिमिट, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। गेट का एग्ज़ाम देने के लिए कोई अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट और एंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी वगैरह के थ्रू या किसी और मीडिया से भेज रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गेट 2022 का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 इयर्स की वैलिडिटी होगी इसकी। इसके अलावा गेट का जो शेड्यूल है या गेट का एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज किया जा सकता है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। अब क्योंकि कोविड का सिनेरियो आप देख रहे हैं तो इसलिए उसके अंदर चेंज आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इसका पैटर्न जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 3 घंटा है। जो नंबर ऑफ़ पेपर्स जिसमें एग्ज़ाम होगा वो 29 है। इसमें से इन 29 पेपर्स में से आप कौन कौन से पेपर्स में एग्ज़ाम दे सकते हो ये आपको देखना है, और मैं भी अभी आपको गाइड कर दूंगा कि कौन कौन से पेपर्स में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट, जो सेक्शंस हैं यानी कि जिस जिस जिन सेक्शंस में आपका पेपर बटा हुआ होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि अगर मैंने बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया है तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन भी आएगा और बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो ये 3 टाइप का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, MCQ, MSQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। खैर इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ये गेट का एग्ज़ाम आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है, ये रिकॉल करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है, एप्लीकेशंस की एबिलिटी को टेस्ट करता है, और एनालिसिस एंड सिंथेसिस की एबिलिटी को टेस्ट करता है। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि जो कुछ भी आप पढ़ करके आए हैं उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। और एनालिसिस एंड सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस से किस तरीके से आप यूज़फुल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चंस कितने नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो वो 65 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के और 55 यानी कि 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर्स AR, CY, EY, GG, MA, PH, XH एंड एक्सेल। अब आपको पता है क्योंकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि BT बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल मेंशन नहीं है, BT और BM मेंशन नहीं है। तो बाकी यानी कि एक्सेप्ट पेपर्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर ये जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो BT और BM के बारे में है, BT और BM के बारे में दी गई है। तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की आएगी, और सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो 72 मार्क्स के आएंगे। तो 15 + 13 और 72 जोड़ लीजिए तो ये 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस हो गए। बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल के लिए ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप लाइफ साइंस से या बायोटेक से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए कि BT और BM के अलावा
बीटी और बीएम के अलावा जितने सब्जेक्ट्स और जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक चीज़ और यहाँ पे बतानी है कि बीटी और बीएम के अलावा जितने और सब्जेक्ट्स, जैसे कि एक्सेल में आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, तो वो जो है उनके केस में क्या होगा, 15 मार्क्स का जीए आएगा और सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 85 मार्क्स के आएंगे, तो टोटल मिला करके 100 मार्क्स का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं मार्किंग स्कीम पे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क के भी होंगे और 2 मार्क्स के भी होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का है, आपके नेगेटिव मार्क्स भी डिस्क्राइब हो जाएंगे। तो अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क का है तो -1/3, और अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो -2/3। -1/3 और -2/3 इसके नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो -1/3, 2 मार्क्स का है तो -2/3 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत कर दिया तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मेंशन्ड है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी मैं पीछे बात कर रहा था कि किस सब्जेक्ट पेपर में या किस पेपर कोड में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे और किसमें क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो ये देखिए, इसमें ये जो पेपर कोड्स दिए हुए हैं AE, AG, BM, देखिए इन पेपर कोड्स, ये कि पेपर कोड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में अभी आगे बात करूंगा। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी पेपर कोड्स हैं, आप जिस भी पेपर से अगर आपने गेट दिया, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि सभी में ये जनरल एप्टीट्यूड जो है ये 15 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है आपको। ये हर जगह जितने भी पेपर्स आप देंगे ये जीए 15 नंबर का आएगा ही आएगा। अंतर कहाँ पे आ जा रहा है, अंतर ये सब्जेक्ट के मार्क्स पे आ जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो टोटल हैं वो 65 हैं, 65 हैं। तो उसी के उसी हिसाब से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हो रहा है। तो सब्जेक्ट मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 नंबर का आपका जीए आ गया, तो बचे 85 मार्क्स, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस या टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, तो 15 + 85 में ये बट गया। यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक्सेल की बात करूँ, तो ये 15 मार्क्स तो जीए तो आ ही रहा है, इसके अलावा ये 25 मार्क्स का कंपलसरी आपका एक्सेल में कंपलसरी केमिस्ट्री आता है। और केमिस्ट्री के अलावा आप 2 सब्जेक्ट्स और कोई चूज़ कर सकते हैं जो आपकी चॉइस के हों। लिस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। और लिस्ट 5 सब्जेक्ट्स की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में से 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उन 30 + 30 हो गया 60, और +25 हो गया 85, 85 + 15 मिला करके हो गया 100 मार्क्स का। और टोटल टाइम जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो 180 मिनट्स है। 180 मिनट का समय आपको दे दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को करने में। तो चाहे जिस भी पेपर से आप कर रहे हो 180 मिनट मिलेगा आपको। टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं हर पेपर में। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मार्क्स में चेंज हो रहा है, और जीए के भी मार्क्स निश्चित हैं पहले से ही। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि गेट का एग्ज़ाम आखिर है क्या, गेट का एग्ज़ाम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो गेट का एग्ज़ाम जो है वो आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, और इसके अलावा 7 अलग अलग आईआईटीज़ जो हैं आपके, जो पुराने आईआईटीज़ हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये सारे के सारे आईआईटीज़ और आईआईएससी मिल कर के गेट का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करवाते हैं। अब गेट के एग्ज़ाम करने से फ़ायदा क्या है, इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको, जो भी बच्चे बीटेक में होते हैं या बैचलर्स डिग्री कर रहे होते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसको देते हैं, और अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका एमटेक में सिलेक्शन हो जाता है, एमटेक में चले जाते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर एमटेक कर रहे हैं तो अगर आपने गेट क्वालिफाई किया तो आप डॉक्टर्स के प्रोग्राम के लिए या पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एमटेक वाले अगर देंगे तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यानी कि मास्टर्स और डॉक्टोरल दोनों प्रोग्राम्स के लिए आपको ये गेट का एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी देता है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट बात करूँ कि इसके अलावा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। अगर आपने गेट का एग्ज़ाम किया, क्लियर किया, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि जिसको आप पीएसयूज़ बोलते हैं, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वहाँ पे इंटरव्यू किस तरीके से दिया या रिटन का एग्ज़ाम किस तरीके से दिया। तो गेट के एग्ज़ाम के अलावा रिटन और इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए भी बाकी ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं।
ठीक, तो इतनी चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। ये देखिए जितनी भी इंडिया में, इंडिया को पूरे 8 जोन्स में बांट दिया गया है आईआईटी की मौजूदगी के ऊपर। यानी कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, जैसे कि मैं लखनऊ में हूँ, तो मेरा जो जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो सारा का सारा आईआईटी कानपुर की देखरेख में होगा। अगर आप बैंगलोर में हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो देखेगा। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन हो गई। एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि गेट का एग्ज़ाम अगर मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मुझे तुरंत की तुरंत स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है। तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट में आप रजिस्टर हो जाएं, यानी कि एडमिशन ले लें। तो गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने से ही आपको स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप नहीं मिलने लगती है। आपको उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा कि आपको कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी आईआईटी में, किसी एनआईटी में, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि गेट के स्कोर को वैलिड मानता हो, तो तब आपको आपको स्कॉलरशिप आपकी मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ गेट के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किसी एक इंस्टीट्यूट में या पीएसयू में ज़रूरी नहीं है हो जाए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस गेट के स्कोर के बाद भी अपना एक रिटन टेस्ट करवाते हैं, एडमिशन टेस्ट करवा सकते हैं, और तो और एक इंटरव्यू भी करवा सकते हैं। ये दोनों ही करवा सकते हैं या इसमें से कोई एक करवा सकते हैं। तो गेट का एग्ज़ाम तो आपको एलिजिबल करेगा इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे एडमिशन टेस्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू भी हो सकता है, या ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर तो गेट का एग्ज़ाम देने का मतलब ही क्या हुआ अगर दोबारा एग्ज़ाम हमें देना ही देना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी स्टूडेंट्स गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे तो उस नंबर का, यानी कि 70% वेटेज आपके गेट के स्कोर कार्ड का या गेट के मार्क्स का होगा, और उसके अलावा सिर्फ 30% वेटेज बाकी इंटरव्यू वगैरह में या बाकी चीज़ों में होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप गेट का एग्ज़ाम देंगे और आप आगे इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि गेट की अथॉरिटीज़ यहाँ हैं, या गेट कंडक्टिंग जो इंस्टीट्यूट है, वो कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि आपका एमटेक या पीएचडी का प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एमटेक और पीएचडी के प्रोग्राम की कॉलिंग जो होगी वो अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से करेंगे। जैसे कि इस बार आईआईटी खड़गपुर एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन अगर आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो वो अपने हिसाब से एमटेक और पीएचडी के एडमिशन्स कॉल करेगा, आईआईटी बॉम्बे अपने हिसाब से कॉल करेगा। तो आपको उनकी वेबसाइट्स लगातार देखनी पड़ेगी, और अगर आपको दिखता है कि हाँ आप ये इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई करना है, तो आप अपने गेट के स्कोर कार्ड के साथ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट की अथॉरिटीज़ इसके लिए लायबल नहीं है कि आपका सिलेक्शन या आप एमटेक या पीएचडी के लिए किस किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट बाय द गेट अथॉरिटीज़। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि गेट के एग्ज़ाम में, ये गेट का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि यहाँ पे कितने तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में है। कब कब या कौन कौन सी डेट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है वो 30th अगस्त पे शुरू हो रहा है, यानी कि इनका जो पोर्टल है वो 30th अगस्त में खुल जाएगा, और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 24 सितंबर है। तो यहाँ पे रेगुलर शब्द का क्या मतलब हो गया? ये नॉर्मल है सभी के लिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप एप्लीकेशन फॉर्म ना भर पाए, किसी कारणवश आप एप्लीकेशन फॉर्म ना भर पाए, तो अगर किसी कारण से आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो क्या होगा? आपको लेट फ़ी के साथ इस फॉर्म को भरने के लिए छूट है। आप लेट फ़ी के साथ ये फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं जी? 1 अक्टूबर 2021 तक आप ये फॉर्म विद लेट फ़ी भर सकते हैं।
और कई बार क्या होता है, फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, एग्जामिनेशन सेंटर गलत हो गया, कैटेगरी गलत फिल हो गई, तो इसको भी आपको चेंज करने की सहूलियत है। आप कुछ एडिशनल फ़ी दे करके ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2021 तक। ये सॉरी, दो 12 नवंबर 2021 तक, 1 अक्टूबर 2021 तक आप एक्सटेंडेड पीरियड में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। बाकी सभी लोगों के लिए 30 अगस्त से 24 सितंबर तक के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म छूट गया तो कुछ एडिशनल फ़ी दे करके आप 1 अक्टूबर तक भर सकते हैं। तो मेरी राय यही है कि आप 30 अगस्त के बाद फॉर्म भर दीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि आपको एडिशनल फ़ी ना देनी पड़े। और जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें कैटेगरी, पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह ठीक से डालिए, वरना आपके पास दूसरा चांस भी है। 12 नवंबर तक आप, अगर आपसे गलती हुई तो 12 नवंबर तक आप उसको ठीक करके दोबारा डाल सकते हैं विद सम एडिशनल फीस। एडमिट कार्ड 3 जनवरी 2022 को आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो ये एग्ज़ामिनेशन की डेट्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको 17 मार्च 2022 को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा रेयर केस में गेट का एग्ज़ामिनेशन हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो ड्यू टू कोविड सिनेरियो, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट के थ्रू मिलती रहेगी। तो सभी स्टूडेंट से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहिए, ताकि कोई भी चेंज जो हो वो आपको मिल जाए। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे गेट के। पिछली बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लेकिन इस बार गेट ने इसको बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप बीएससी या किसी भी, फिर से इसको बोल रहा हूँ, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप हैं और उसमें थर्ड ईयर में हैं, यानी कि प्री फाइनल ईयर में हैं, तो आप गेट के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बी टेक, बी फार्मा या बीई का कोई स्टूडेंट है, वो थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। तो अगर वो थर्ड ईयर में पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 2023 में उसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं बोल रहा हूँ एमएससी, एमए, एमसीए में है, इसमें भी अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में या हायर ईयर में या कंप्लीट भी कर चुका है, तब पर भी वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। अगर मैं एमटेक की बात करूं, तब पर भी करेंटली अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, तब पर भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। और यहाँ पे क्लियर कट मेंशन्ड है, बीएससी, बीए, बीकॉम में है और थर्ड ईयर में है, तब भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। लास्ट में अगर इंटीग्रेटेड एमएससी या इंटीग्रेटेड बीएससी में है और थर्ड ईयर में है, तब भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो इस बार बहुत ही क्लियर कट बता दिया गया है, आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के थर्ड ईयर में हैं, किसी भी से मेरा मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, इसके थर्ड ईयर में हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है तब भी दे सकते हैं, एमएससी के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तब भी दे सकते हैं, एमटेक के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तब भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ गया होगा कि गेट के एग्ज़ाम में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका कौन कौन से चीज़ों में या कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आप गेट का एग्ज़ाम इस बार दे सकते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले, यहाँ पे आप जो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दे सकते हैं जिसका कोड बीएम है। बायोटेक्नोलॉजी में दे सकते हैं जिसका कोड बीटी है। ठीक। अब नेक्स्ट और दो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप दे सकते हैं, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जिसका कोड ईवाई है, और लाइफ साइंस जिसका कोड एक्सेल है। तो बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स इन चार सब्जेक्ट्स में आप अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो एक्सेल स्टूडेंट्स जो भी एक्सेल चूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री जो होता है वो कंपलसरी होता है और उसका कोड पी होता है, और ये केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आता है। इसके अलावा इन 5 सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से 5, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायो, जूलॉजी, फूड टेक, इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ेगा, और उसमें 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स हो जाएगा। अब 60 प्लस ये 25, 85 हो जाएगा, और 15 नंबर का आपका जीए आना ही आना है। तो हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 2 से ज़्यादा कुछ सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके चलें, 3 या 4 या 3 तो कम से कम ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आप प्रिपेयर करके गए हैं, हो सकता है वो जो 2 आप प्रिपेयर करके गए थे मेजर,
वो दोनों में से कोई एक पेपर बहुत टफ आ गया जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपके पास दूसरा एक बैकग्राउंड में ज़रूर होगा जिसको आप ले करके पेपर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पेपर होगा, यानी कि जो अब आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें बस आपको एक्सेल चूज़ करना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेल चूज़ करना होगा। आपको ये नहीं चूज़ करना पड़ता यहाँ पे कि एक्सेल में भी आप कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे। वो आप जब आप पेपर देखेंगे तो उस बेसिस पे आप इन 5 में से आप 2 कोई भी चूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री हालांकि आपके लिए ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि किस तरीके से आप गेट का जो सब्जेक्ट कोड है और किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो अब स्लाइड पे आपको दिख रहा है। इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि गेट में इस बार का जो गेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको एक प्राइमरी पेपर है जो आप सोच रहे हैं, जिसकी आपने तैयारी की है, वो आपको देना ही देना है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी पेपर। सपोज़ करिए मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं गेट को बीटी से ज़रूर देना चाहूँगा, तो बीटी वुड बी माई प्राइमरी पेपर। अब इन्होंने एक सहूलियत दे रखी है कि जो स्टूडेंट्स बीटी से दे रहे हैं वो बीएम या एक्सेल से भी एक्सेल या बीएम को अपना सेकंड पेपर चूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये बीएम या एक्सेल सेकेंडरी पेपर हो जाएगा और बीटी जो है वो प्राइमरी पेपर हो जाएगा। आप बीटी वाले स्टूडेंट्स बीएम या एक्सेल भी चूज़ कर सकते हैं। हालांकि जब वो ये पेपर चूज़ करेंगे तो इसकी एडिशनल फ़ीस लगेगी, जैसे कि बीटी की जो भी फ़ीस है उसकी डबल हो जाएगी अगर आपने बीएम भी चूज़ किया या एक्सेल भी चूज़ किया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम वे में अगर मैं बीएम चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एडिशनल यानी कि सेकंड पेपर चूज़ करने के कौन कौन से ऑप्शन है, बीटी, ईसी, आईएन और एक्सेल। तो यहाँ पे आपको बीटी और एक्सेल तो ज़रूर ही दिख रहा होगा जिसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ईवाई है। ईवाई, तो ये ईवाई में अगर आपने चूज़ किया तो उसका सेकेंडरी पेपर जो है वो एक्सेल है, और अगर एक्सेल चूज़ किया तो उसका सेकेंडरी पेपर आप बीएम, बीटी, ईवाई सारे ही दे सकते हैं। तो एक्सेल में थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि आप इसमें से आपके पास चूज़ चॉइस है कि आप सेकेंड पेपर कौन सा चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 2 ही पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को भरिएगा और बहुत ध्यान से चूज़ करिएगा कि आप सेकेंड पेपर कौन सा देना चाहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मुझे एक बताना है कि गेट की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 750 है 24 सितंबर तक, और उसके बाद जो एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म भरते हैं वो 1250 है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम फीस है 750 नॉर्मल पीरियड के टाइम पे, और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए 1250। जबकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए पर पेपर की ये फ़ीस है, ध्यान रखिएगा ये पर पेपर है। अगर आपने इससे दूसरा पेपर भी दिया तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये 1500 है और 2000 है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं जिस चीज़ के बारे में मैं अभी तक वेट कर रहा था, आपको बता रहा था कि एमसीक्यू क्या होता है। देखिए, एमसीक्यू का मतलब है कि ए बी सी डी वहाँ पे 4 चॉइसेस आपको मिलेंगी, और उस 4 चॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा। ओनली वन चॉइस इज़ करेक्ट। यहाँ पे अगेन एमसीक्यू जो होंगे वो आपके 1 मार्क के होंगे भी और 2 मार्क के होंगे, दोनों ही मार्क्स मिल सकते के पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की तो -1/3 अगर 1 नंबर का क्वेश्चन था, -2/3 अगर 2 नंबर के क्वेश्चन थे। तो इसमें एमसीक्यू का एग्जांपल अगर देखिए, विच इंस्टीट्यूट इज़ ऑर्गेनाइजिंग गेट 2022 एग्जामिनेशन, तो आपको पता है कि ये आईआईटी खड़गपुर है, तो इसमें ना आईआईसी बैंगलोर है, ना आईआईटी दिल्ली, ना आईआईटी मद्रास, तो इसीलिए ये इसका आंसर एक ही है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। यस, सो हम लोगों ने बात कर लिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। अब बात करनी है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा इसका जवाब है। यहाँ पे एक से ज़्यादा चॉइसेस आपकी करेक्ट होंगी। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस करेक्ट होगी, यहाँ पे आपके 2 चॉइसेस या 3 चॉइसेस या चारों के चारों चॉइसेस करेक्ट होंगी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस के नंबर होंगे या मार्क्स रिलेटेड होंगे वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ है, बट इसमें एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि अगर आपने इसमें कुछ गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चंस में या मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चंस में नहीं है।
तो पेपर में ही आपको मेंशन होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल सेलेक्ट टाइप है कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि पार्शियल क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है इसमें, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में पार्शियल क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया जाता। पार्शियल क्रेडिट का मतलब अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते कि मान लीजिए जैसे कि ये ए बी सी डी, ये चार चॉइसेस हैं, और इसमें अगर आपने इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट थे या तीन ऑप्शंस करेक्ट थे, और आपने मान लीजिए इसमें ए बी और सी ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस करेक्ट थे, और आपने सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन को करेक्ट किया था, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ मार्क्स पॉइंट में डेसिमल में आपको मार्क्स मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कम से कम ए तो सेलेक्ट किया था। तो ऐसा नहीं होता, या तो आपके को एक भी नंबर नहीं मिलेगा या आपको सारे नंबर मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का, तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि सपोज़ करिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर स्टेट्स इन इंडिया, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, गोवा। जैसे आपको पता है कि मुंबई कोई स्टेट नहीं है, यहाँ पे पूछा आपसे स्टेट है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ये आपको लगता है ये सही आंसर हैं। तो ए बी और डी आपको सही आंसर है। तो आपने अगर सिर्फ और सिर्फ ए ही मार दिया तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, आपको तीनों के तीनों टिक करने पड़ेंगे। तो ये मतलब हो गया आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसको आप NAT बोलते हैं। क्वेश्चन का नंबर वही 1 या 2 मार्क्स का है। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड जो सिस्टम से अटैच्ड होता है वो आपको मिलेगा, आप उससे क्वेश्चंस मतलब सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जो नैट जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, जो NAT के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको डायरेक्टली एक ब्लैंक स्पेस दिया होगा जिसमें आपको अपना आंसर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं दिया जाएगा, और अच्छी चीज़ ये है कि ये भी आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई भी पार्शियल क्रेडिट भी आपके NAT क्वेश्चंस में नहीं है। तो पार्शियल क्रेडिट क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे। यहाँ पे देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पेपर का जो फ़ी है, अगर आपने सिंगल पेपर का दिया और डबल पेपर का दिया, जिस भी इंडिविजुअल ने उसको डबल पेपर, दो पेपर जो भर रहा है उसको डबल फीस भी पड़ेगी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। वो फीस के ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट पेपर भर रही है, फॉर्म भर रही है, तो उसको ड्यूरिंग द रेगुलर पीरियड 750 रुपये पड़ेंगे, और एक्सटेंडेड पीरियड में 1250 रुपये पड़ेंगे। और अगर SC ST या PWD का कैंडिडेट कोई है तो उसको 750 रुपये रेगुलर पीरियड में और 1250 रुपये एक्सटेंडेड पीरियड में। और बाकी सभी कैंडिडेट्स को 1500 रुपये लगेंगे रेगुलर पीरियड में, और 500 रुपये ज़्यादा लगेंगे आपके एक्सटेंडेड पीरियड में। याद हो गई फ़ीस की बातचीत, सारे की सारे फ़ीस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बतानी है वो है फ़ॉरेन नेशनैलिटी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप फ़ॉरेन नेशनैलिटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो फ़ी होगा पर पेपर वो सेंटर इंडिया में सेंटर होगा, और रेगुलर पीरियड ₹1500 और एक्सटेंडेड पीरियड में 2000 रुपये की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ये फ़ॉरेन नेशनैलिटी वाले इंडिविजुअल्स के लिए है। इसके अलावा मुझे एक पॉइंट और यहाँ पे बताना है लास्ट में, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। ये देखिए आपका अपेंडिक्स C जो है वो, वहाँ पे सारा का सारा सिलेबस मेंशन्ड है, सिलेबस कंटेंट मेंशन्ड है। ये जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। इसी में आप इसी सिलसिले में आप आगे बढ़िए तो आपको कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, यानी कि कुछ वर्कड आउट प्रॉब्लम्स और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग नेक्स्ट में आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको अपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी इसी सीक्वेंस में आपको आगे मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इसी सीक्वेंस में आगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस मिल जाएगा। इसी में सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल
मेथड्स, ये सारे के सारे मेंशन्ड हैं यहाँ पे। इसको आपको देखना होगा एग्ज़ाम से पहले। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वो जो क्लासेस 16 ऑफ अगस्त से शुरू हो रही हैं उसके बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।